समझे कि इसका एडवांटेज ये है कि मान लो इन फ्यूचर में जैसे आपके बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे हम कल ही बता रहे थे ना, जैसे रेफ्रिजरेशन सब्जेक्ट है, एयर कंडीशनिंग है। अब एयर कंडीशनिंग के बारे में मैक्सिमम को पता ही नहीं होगा कि एयर कंडीशनिंग क्या है, यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो। मान लो पास आउट होने के लिए, तो पास आउट होने के लिए तो आ जाएगा वो, कहीं से लेके 2 दिन में पास कर जाएंगे। हीट एंड मास ट्रांसफर जो 7th से में पढ़ना है। अब इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिना हीट एंड मास ट्रांसफर, बिना रेफ्रिजरेशन पढ़े हुए, बिना ओवर ऑपरेशन रिसर्च पढ़े हुए, बिना ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट है 8th सेमेस्टर में, कैसे होगा? तो तुमको ये बेनिफिट इसमें हो जाएगा, सबसे एडवांटेज ये अपने पास हो जाएगा कि इसके अलावा जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी वो नॉलेज मिल जाएगा जो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो अपना ऐसे समझो कि जो इंटरव्यू पॉइंट व्यू से भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसा कि ये अपने पास है। समझ रहे हो? तो जो भी आपको पूछना है, कुछ भी अगर जो भी समझ में नहीं आ रहा है, वो आप उसमें बन सकते, क्लेरिफाई कर सकते कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, समथिंग समथिंग करके। जो भी समझ में नहीं आया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। यानी जितनी भी छोटे से छोटे चीजें है वो भी आप पूछ सकते हो उसमें। ठीक है, तो पहला चीज। दूसरा, इससे ये भी अपने पास बेनिफिट है, इसका एडवांटेज ये भी है कि अब इसमें तो वहां पे नहीं, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वेश्चन है। मान लीजिए अभी अब हमें कहीं मैकेनिकल सॉफ्टवेयर पे आता है, सॉफ्टवेयर में मैकेनिकल में मुझे जाना है, कोड में जाना है। अगर गेट के थ्रू नहीं भी जाते हैं, मतलब कि अगर गेट के थ्रू नहीं भी है, गेट नहीं भी निकलता है, लेकिन नॉलेज तो बढ़ेगा ना। यानी कि मान लो जैसे कोई इंटरव्यू फेस करना है, तो अब ऐसे समझ लो, कोई मान लो कि 9वीं पास स्टूडेंट है, 9th पास स्टूडेंट है, ठीक है, और कोई 10वीं फेल स्टूडेंट है। तो जो 10वीं फेल स्टूडेंट होगा वो तो ज्यादा नॉलेज होगा ना, क्योंकि 9th का भी नॉलेज उसके पास है ही पहले से, ठीक है। और 10वीं का पास तो फेल है, मतलब इतना तो पढ़ा ही है। तो अगर मान लो नहीं निकलता है इवन, और अगर मैं बताता हूँ कि तुम पढ़ते हो, कोई पढ़ता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत सा 1 साल टाइम है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गेट में निकालने के लिए बहुत सारे बच्चे को निकाला हो, मतलब कोचिंग सेंटर में तो बहुत सारे बच्चों को निकाली है, एक एक साथ में, मतलब 40 बच्चे में 38 बच्चे, 37 बच्चे, सॉरी 38 नहीं, 37 बच्चे, इतना तक पास हुआ है। तो हम क्यों नहीं पास करेंगे? केवल यही है कि जो रेगुलर है उस रेगुलरिटी को मेंटेन करो, और कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं तो अपना प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया। इसमें क्या है, आवाज आ रही ना? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है बेटा। देखो बहुत आसान से अपन करते हैं, थर्मोडायनामिक्स से हम स्टार्ट इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि ये बेसिक चीजें पढ़ तो लिए हो गए, इसमें तुम लोग पढ़े तो हो गए। अगर अपन नहीं पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन ऐसा नहीं समझना कि हमने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, उसमें क्या मतलब है। अपन जीरो से स्टार्ट करते हैं, जहां से कि मतलब समझने, हम तो समझ रहे हैं कि अपने को कुछ भी नहीं पता है, वहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कर रहा हूँ स्टार्ट। देखो
देखो अपन सबसे आसान है और ये थर्मोडायनामिक्स। देखो बेटा शेयर हुआ क्या, दिख रहा है ना? यस सर। देखो थर्मोडायनामिक्स में है, बता सकते हो क्या है थर्मोडायनामिक्स? अपन क्वेश्चन आंसर नहीं करते पढ़े तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं आता तो कोई थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन कर सकते हो क्या है थर्मोडायनामिक्स? जितना आता है वही बताओ जो आता। जैसे थर्मो और डायनामिक्स दोनों मिलके बना हुआ है। सर टू स्टडी द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ इतना शेयर नहीं हुआ। स्टडी ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। और कोई, और तुम बताओगे दूसरे? देखो इसमें जैसे इसमें नाम लिखा हुआ, द रिलेशन बोलो। सर द रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेरी गुड। रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को अपन बोलते हैं, सही है। मतलब दोनों में देखो एक्चुअली क्या है, थर्मो प्लस डायनामिक्स। थर्मो का मतलब यहां से डिफिनेशन निकाल सकते हो, थर्मो का मतलब होता है जहां हीट, और डायनामिक्स का मतलब हो गया, डायनामिक का मतलब हो गया ट्रांजिएंट मूवेबल कंडीशन में, ट्रांजिएंट या मूवेबल, मूवेबल ट्रांजिएंट जो मूव कर रहा हो। तो अगर अपन लेते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में तो हीट इन मूविंग कंडीशन, ट्रांजिएंट कंडीशन में थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं। केवल हीट की बात बोलते हैं तो थर्मो है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स को बात बोलते हैं तो हीट इन ट्रांजिएंट कंडीशन अपने को ये बताता है, दिस विद द थर्मोडायनामिक्स के बात करते हैं। यानी कि थर्मोडायनामिक्स में होगा हीट इन ट्रांजिएंट कंडीशन विद द थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है। तो जहां जहां ट्रांजिएंट कंडीशन होगा वहां हीट के बारे में पढ़ेंगे, अगर ट्रांजिएंट कंडीशन नहीं है तो वो थर्मोडायनामिक में स्टडी, लेकिन डिफिनीशन यही इसका रहता है कि हीट इन ट्रांजिएंट कंडीशन है तो उस केस में अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद होता है हीट इन ट्रांजिएंट कंडीशन के बाद है कि देखो अब इसको डिफाइन कर सकते या लिख सकते अगर तो ऐसा लिख सकते हो इसमें, हीट इज एन एनर्जी इन ट्रांजिएंट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो सही है कि इन हीट के अलावा दूसरे फॉर्म में करते हैं वो भी, लेकिन अगर इसको और डिफाइन कर दें तो इसको डिफाइंड हो जाएगा हीट इज एन एनर्जी इन ट्रांजिएंट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जो भी डिफिनीशन पढ़ेंगे, जो भी डिफिनीशन होगा या सेंटेंस होगा वो फुल्ली रिप्रेजेंट करेगा, अधूरे की नहीं पढ़ेंगे। यानी अधूरे में अगर इंटरव्यू में मार्क्स कट रहे हैं अपने पास, तो जैसे हीट इज एन एनर्जी इन ट्रांजिएंट हो गया थर्मोडायनामिक्स, लेकिन इसमें ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बताने के बाद जो डिफिनीशन है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाए। बिना टेम्परेचर डिफरेंस का तो हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकोगे, उस टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो अगर जब हीट, अगर इससे पहले हीट इज एन एनर्जी, एनर्जी इन ट्रांजिएंट ड्यू टू लिया, तो मान लो कि अगर हीट को अगर डिफाइन करेंगे तो क्या करोगे, हीट को क्या डिफाइन करेंगे? अगर पहले जब जाते हैं ना तो जैसे थर्मो का मतलब हमने हीट लिख दिया और डायनामिक का मतलब मूवेबल और ट्रांजिएंट कंडीशन लिख दिया, तो एक्चुअली हीट क्या है, हीट को बता सकते हो क्या? व्हाट इज हीट? हीट इज द
जैसे तुम जानते हो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बच्चे से पढ़ते थे, लेकिन अब उसमें एक इंक्लूड करोगे, हीट इज अ ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ रहे हो, दोनों में डिफिनीशन में थोड़ा अंतर है, तो ये अगर बोलोगे तो हीट होगा। दूसरा आ गया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या हीट और टेम्परेचर सेम है कि अलग अलग होता, बताओ तो डिफरेंट है। क्या अंतर है? जो आता है वही, कोई बात नहीं है, गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ पे हम है, तुम हो और तुम तो स्टूडेंट है, हम पढ़े, इसमें क्या अपने को The सिखाना है। temperature deals with the degree of hotness and coldness of a body, where heat is the form of energy transferred between two टेम्परेचर, system or subject. Yes, sir. Temperature difference. टेम्परेचर सिस्टम और सराउंडिंग नहीं बता सकते हो, सिस्टम और सराउंडिंग अपने सिस्टम पढ़ेंगे तब देखना कि सिस्टम हम आप पढ़े उसमें क्या अंतर हुआ सिस्टम सराउंडिंग में। एक्चुअली जो यहाँ पे होगा, टेम्परेचर किसी बॉडी के हीट को मेजरमेंट करेगा, मतलब कि उसके हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजरमेंट कर रहा है, दोनों बोथ विद डिफरेंट, जनरली पूछता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। The heat is the transient form of energy and temperature measure the hotness and coldness of a body। जैसे इसमें बहुत कंफ्यूजन आ गया, एक बार एग्जामिनेशन इसमें लिख सकते हो, it measures hotness and coldness of a body। ये उसका मेजर करता है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस बॉडी का मेजर करता है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें अगर हम देखते हैं, इसी को अगर आगे इंक्रीज करें, दूसरा रहता है कि एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है गेट में भी, अब सोच के आंसर बताना तुम लोग, पहले सोचना है फिर देना है। अब बताना, एक क्वेश्चन ये है कि कोई कंटेनर ए है, दिस विद द कंटेनर ए, और ये कंटेनर बी है, कंटेनर, एक क्वेश्चन छोटा सा है, कंटेनर ए एंड कंटेनर बी है, ठीक है। अब इसमें इसके पास हीट है 20 किलो जूल और बी के पास जो हीट है 30 किलो जूल, दोनों अलग अलग है। नाउ इसके बाद we join the both the container with a heat conductor, किसी हीट कंडक्टर वायर, मान लो ये हीट कंडक्टर है, हीट कंडक्टर का मतलब क्या हो गया, हीट कंडक्टर का मतलब ये हो गया जो कि हीट जिससे ट्रांसफर हो सकता है, तो हीट कंडक्टर है। अब बताओ जो हीट का ट्रांसफर होगा ए से बी होगा या बी से ए होगा, सोच के बताना। तो ए हैव 20 किलो जूल एंड बी हैव 30 किलो जूल, द डायरेक्शन ऑफ हीट विल बी A to B Sir, or B to A। sir, B to A from higher temperature to lower temperature. नहीं, ये क्वेश्चन पहले देखो बेटा, आप क्वेश्चन देखिए, फिर हायर टेम्परेचर तो लोअर टेम्परेचर होता ही है, ये तो सब है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, A to B या B to A। किलो जूल विद यूनिट ऑफ हीट और टेम्परेचर, किसका यूनिट है, Sir, heat. हीट का, तो टेम्परेचर तो है नहीं, तो फिर कैसे बोला बी से ए, क्या सोच के। देखो ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, आप बता सकते हो कि वी कैन नेवर कंक्लूड अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ हीट से, कि अगर इफ टू कंटेनर हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि उसका ट्रांसफर कहां से कहां होगा। अगर उसमें 20 किलो जूल हीट है और 30 किलो जूल कोल्डनेस है, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि उसका ट्रांसफर कहां से कहां होगा। अगर उसमें
इंफॉर्मेशन ऑफ द टेम्परेचर के बारे में गिवन नहीं है। अगर टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो यह क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। यदि TA अगर इस केस में इसका टेम्परेचर है, यानी कि मान लो इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सी और इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सी, तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम A to B होगा, न कि B to A होगा। यानी हीट ट्रांसफर डिपेंड द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर, ऑलवेज फ्लो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, न कि लोअर हीट से हायर, उसके बेस पे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कोई क्वेश्चन आएगा, ये कम से कम 3-4 बार गेट में पूछा है डिफरेंट टाइप में। अब एक बार तो डायरेक्ट, बहुत पहले डायरेक्ट टेम्परेचर है तो आंसर लगा ही सकता है, डायरेक्ट टेम्परेचर होगा तो। और दूसरा अपने पास टेम्परेचर को उसमें हीट दे दिया था तो आंसर इनकम्प्लीट है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ने वही लगा लिया जिसमें हायर हीट दिया, क्योंकि ये तो हीट है ना, इसके पास हीट टेम्परेचर हाई नहीं, इसका अमाउंट है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा हो सकता है। हीट कैपेसिटी कहने का मतलब हीट कैपेसिटी ज्यादा हो सकता है, इसका हीट कैपेसिटी कम हो सकता है, तो उस पर डिफरेंस तो नहीं करेगा, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये अपने में आंसर लगा दोगे हीट, इस केस में डायरेक्शन ऑफ हीट। सर बोलो सर, अगर तो क्वेश्चन में ऐसा आपने बताया कि नहीं दिया था टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर दिया ही नहीं तो फिर तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो आंसर ऑप्शन में रहता है ना, तो आंसर में ABCD रहेगा, तो उसमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट। यदि हम पहले इसमें बता देते, देखो पहले अगर आंसर बता देते तो इनकम्प्लीट बच्चे बता देते, अगर हमने नहीं दी इसका मतलब आप खुद के कंसेंट पे आंसर दे रहे हो, समझ रहे हो। यानी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स भी तो आ सकता है। क्वेश्चन में बहुत, अभी जो क्वेश्चन का पैटर्न बन गया है वो पैटर्न है 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मोर देन 1 आंसर सिलेक्शन, माने मल्टीपल आंसर वाला भी क्वेश्चन आ गया नए पैटर्न में। इस साल जो पेपर हो रहा है, यानी 2021 में जो पेपर हो रहा है, उससे पहले होता था किसी भी क्वेश्चन का A ही सही है या B सही है C से, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, यानी कि मल्टीपल आंसर चॉइस क्वेश्चन हो गए। यानी कि उसमें 2 भी आंसर हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नहीं भी एक तो आंसर होगा ही कम से कम। तो ऐसा है, तो ये तभी, ये पहले से टफ हो गया। यानी तुम लोग मतलब पहले बहुत पहले IIT JEE में ऐसा ही रहता था कि 2 3 4 कितने भी आंसर करेक्ट हो, तो इसमें कॉन्सेप्ट चाहिए। तो कॉन्सेप्ट कहने का मतलब, सही क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छा चीज है, समझ लो इसे। जब आप कॉन्सेप्ट हो तो आप आंसर पे मत जाए, पहले तुम डिसाइड करो कि इसका आंसर ये है और फिर खोजे। नो डाउट कि कुछ क्वेश्चन आंसर से ही निकालते हैं, तो वो लास्ट की बात है कि आंसर से कैसे क्वेश्चन, मतलब कैसे, मतलब आंसर से ही कैसे चेक करते हैं, रिवर्स कैसे चेक करते हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रिवर्स के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, पहले रिवर्स के चांसेस बहुत थे, लेकिन रिवर्स के चांसेस बहुत हो गए। तो यानी कि उसमें होगा कि आप कंक्लूड करिए कि ये चीज गलत है, रॉन्ग होगा। जैसे एक और चीज है ना, अपन क्वेश्चन जो पूछते हो ना, सोचते रहना कि जैसे हम कोई चीज स्टेटमेंट बताते हैं कि इस स्टेटमेंट को हाउ टू, कैसे आप रॉन्ग करते हैं। जैसे हमने बोला A से B, तो अगर कोई क्वेश्चन हो रहा होगा, इसको रॉन्ग करो कोई चीज सोच करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप तुम्हें बता रहा हूँ कैसे, इसके आगे हम पढ़ाएंगे थोड़ा, मतलब उसमें लॉ, जब लॉ तो जानते हो थर्मोडायनामिक्स का लॉ ना, पहले हम थोड़ा सिस्टम पढ़ाते, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, कि वो सिस्टम पढ़ाने टाइम पे सिस्टम क्या है, सराउंडिंग प्रोसेस सब है वो सब। तो उसके बाद हम पढ़ाएंगे लॉ, तो लॉज होते हैं। जैसे लॉज में है क्वेश्चन आंसरिंग का, पहले ये समझ गया ना टेम्परेचर में कैसा डिफरेंस हो गया, तो आंसर में अब तो गलत नहीं होगा कि कभी कि तुम तो सबसे पहले देखोगे क्या टेम्परेचर मेंशन है। अगर टेम्परेचर मेंशन है तो हम हायर टू लोअर देखेंगे, यदि टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो कोई बात, टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आंसर ही रॉन्ग है, आंसर ही गलत हो गया है यहां से, ठीक है। तो अगर आंसर में दिया रहेगा तो दिया रहेगा कंप्लीट, क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करता है, देखो कभी कभी तुम्हें ऐसा भी बना देगा, इतना बड़ा सा फिगर बना देगा और इसमें लिख देगा 1000 किलो जूल, और इधर छोटा सा फिगर बना देगा और इसमें कभी कंफ्यूजन में, और इसका टेम्परेचर ये लिख देता है 100 डिग्री सी, और छोटा सा इसके
पास छोटा सा दे दिया, इसके दे दिया 20 किलो जूल और 150 डिग्री सी। अब वो पूछता है किधर से किधर ट्रांसफर होगा। इधर में भी वैसा ही होगा ना। मान लो ये अगर C है, अगर इसको मान ले C और इसको D दिया हुआ, तो कहां से ट्रांसफर होगा? अब बताओ तो, C से D की D से C? डी से सी। डी से सी। वेरी गुड, कंफ्यूज मत होना। तो इससे भी देता है, एक बड़ा सा बना देता है, दूसरा छोटा सा बना देता है, लेकिन उसके टेम्परेचर को हाई कर देता है। टेम्परेचर हाई, तो हमें तो देखना है हाईयर टेम्परेचर। हो सकता है इसके पास इसकी हीट कैपेसिटी है लेस है, इसका बड़ा सा है, मतलब ये 1 टन का हो गया, 1000 kg का हो गया, 1000 kg का हो गया, और इसकी टेम्परेचर 100 डिग्री सी पे है, लेकिन इसका हीट कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि होता है स्पेसिफिक हीट इतना किलो जूल पर केजी पर केल्विन या पर डिग्री सी। तो इसका मतलब हीट तो अमाउंट तो ज्यादा है ना इसके पास। इसके पास हीट का अमाउंट ज्यादा है, इसके पास हीट का अमाउंट कम है, लेकिन टेम्परेचर हाई है। ये मान लो 2 kg का ही बड़ी है, लेकिन 2 kg के पास 20 kg है, 20 किलो, जिसको बहुत हीट हो गया, मतलब इसके हाई टेम्परेचर हो गया है। हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर करेगा। यानी कि ये जो स्टेटमेंट था, हीट ऑलवेज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और लिख सकते हैं यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट होगा एक पॉइंट देकर के, यही तो वो भी है, हीट always flow from higher temperature to lower temperature. Higher temperature to lower temperature. नेक्स्ट देखो, जैसा भी हम बता रहे थे, आज पहली है क्लास तो समझा, जैसे मान लो कि जीरोथ लॉ है, ये समझाने के लिए जीरोथ लॉ पढ़ाएंगे बाद में। जीरोथ लॉ क्या होता है और कैसे गलत करते हैं, मैंने मैं जो स्टेटमेंट है उसको गलत करोगे तो इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट है उस रॉन्ग स्टेटमेंट का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे कि तुम उसमें पढ़ते होगा ना, पहले 11th 12th में पढ़ते होगे, जब इक्वेशन सॉल्व करते हो तो 0/0 फॉर्म आ जाता था, तब बोलते थे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये उसका आंसर नहीं होगा। यानी ऊपर में x-2 और नीचे में x-2 अगर कैंसिल करते तो याद होगा ये चीज कहीं पे ऐसे होता था ना, कि मान लो x-2 x-3 x-2 x-4, और इस इक्वेशन का अगर गलती से अगर ट्रू आंसर सोल्यूशन हो जाए, x = 2, अगर एक आंसर आ जाए, तो हम लोग बोलते थे कि टू बी नॉट बी पॉसिबल, कि x = 2, तो 2 to 0/0 को कैंसिल नहीं कर सकते थे, और जिसको तुम बोलते थे 0/0 भी द इनडिटर्मिनेट फॉर्म और नॉट डिफाइंड। बट इन द इंजीनियरिंग उसका कुछ ना कुछ फिजिकल मीनिंग है। जो चीज एक्सेप्शन है, जो चीज नहीं बनता, उसको इंजीनियरिंग में उसका कुछ ना कुछ फिजिकल मीनिंग है, उसका कुछ मतलब है। ठीक है ना, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए कुछ मतलब ऐसा नहीं कि जीरो इनडिटर्मिनेट करके आप निकल सकते, आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज क्यों हो रहा है, ये चीज क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज आपको बताना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो जैसे मान लो कि जीरोथ लॉ है, एक क्वेश्चन जैसे कैसे पूछेंगे इन फ्यूचर, कैसे अपन क्वेश्चन बनाते हैं और पूछे तभी जाके, यानी जो चीज पढ़ेंगे उसमें कंसेप्ट इतनी क्लियर हो जाए कि कोई भी कुछ पूछे तो उसका आंसर हो सकता है। जैसे जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ क्या होता है बताओ तो, जीरोथ लॉ पता है थर्मोडायनेमिक्स में? यस सर। बताओ जीरोथ लॉ क्या होता है, करो तो। जीरोथ लॉ था ना, ABC अगर 3 बड़ी है ऐसे करके। देखो ये जीरोथ लॉ था, सोचना थोड़ा। मान लो A, B एंड C, ये हम इसलिए तुम्हें बता रहे हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछना है, हम तो बताएंगे। देखो क्वेश्चन में ऐसे रहता है कि इफ A एंड B इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड A and B in thermal equilibrium and B and C in thermal equilibrium, then
A and A C and C is must be in thermal equilibrium. ये होता था ना, if A and B in thermal equilibrium and B and C be thermal equilibrium with each other, then A and C be thermal equilibrium with each other, must be thermal equilibrium. ये स्टेटमेंट है ना? यस सर। अब देखो, अब तुम इसमें बताना थोड़ा सा, हम बताते हैं ये ABC में हो गया, अब इसको हम रॉन्ग करते स्टेटमेंट को, रॉन्ग करते स्टेटमेंट, ये है स्टेटमेंट, इंटरव्यू का क्वेश्चन हुआ, इंटरव्यू के क्वेश्चन में कैसे हाउ टू रॉन्ग द क्वेश्चन, और कैसे स्टेटमेंट को रॉन्ग करते हैं। एक्चुअली स्टेटमेंट सही है, अगर रॉन्ग कर दोगे तो मतलब वो लॉ ही चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ आंसर तो सपोर्ट में देना पड़ेगा ना कि हमने सोचा वो कैसे है, तो कैसे अपन सोचते हैं इसको, देखो इसमें क्या सोचते हैं। अब देखना, मैंने 3 है, मान लो कि ये है राम, मोहन एंड सोहन, ठीक है। अब बताना, तुम आंसर खुद से निकालना, निकल जाएगा तो मतलब कंसेप्ट। देखो इससे हो गया, राम मोहन को जानता है और मोहन सोहन को जानता है, तो क्या राम सोहन को जान जाएगा? नो सर। सर ऐसे इस लॉजिक में तो नहीं है, गलत है। हाँ, तो फेल हो इस गया अपना लॉजिक 0th में लॉ। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है पीएससी का, यदि आप उसने 0th लॉ पूछा पहले, 0th लॉ कोई पूछा जा सकता है, और स्टेटमेंट 0th लॉ का स्टेटमेंट बता दिया हमने, ये 0th लॉ का स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका होगा कि राम, मोह एंड सोहन बी 3 पर्सन्स, राम नो अबाउट मोहन, मोहन नो अबाउट सोहन, देन क्या राम सोहन के बारे में जानता होगा? नहीं, जरूरी तो नहीं है कि जानता होगा, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया ना, तो 0th लॉ रॉन्ग हो गया, सबके लिए वैलिड नहीं होगा, तो हमें फॉर्मूला में सर कुछ इसमें मॉडिफाई उसके। हाँ बोलो, सर इसमें कंडीशन भी तो लग सकती है कुछ ना, क्या कंडीशन? मतलब ये क्या राम एंड कंडीशन? मोहन मतलब जानते तो हैं, मतलब किसी भी कंडीशन में तीसरे को भी जान सकते हैं। कैसे जानेंगे, कैसे जानेगा ये, इसके बारे में मान लो ये कैसे जानेगा? देखो इसमें क्या है लॉजिक, लॉजिक समझोगे तो मिलेगा, अरे ये सी लॉजिक था, समझो। स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे ए और बी के लिए, बताओ ए और बी में क्या था, हमने बोला था ए एंड बी इन किसमें? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम। तो बेटा ए, राम एंड मोहन एक दूसरे को जानता है, इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम की क्या बात है? अगर राम एंड मोहन बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड मोहन एंड सोहन बी आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन राम एंड सोहन मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम बताना पड़ेगा। ये तो कंफ्यूज था, राम एंड मोहन जानता है, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं हो रही है। यदि राम का शरीर बॉडी का टेम्परेचर और मोहन का बॉडी का टेम्परेचर दोनों का सेम है, मोहन और सोहन के बॉडी का टेम्परेचर सेम है, तो राम और सोहन के बॉडी का टेम्परेचर तो सेम ही होगा, तो ये भी वैलिड है। तो इस स्टेटमेंट में ये था कि थर्मल इक्विलिब्रियम की बात हो रही थी, ये थर्मल इक्विलिब्रियम, तो यदि बहुत डीपली किसने फॉर्मूला स्टेटमेंट को पढ़ा है थर्मल इक्विलिब्रियम, तो वहां से कंक्लूड कर सकता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम है, तब ये आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने का था, क्योंकि उसमें थर्मल वर्ड नहीं था। यदि थर्मल वर्ड होगा तो मस्ट बी टेम्परेचर ऑफ द राम एंड सोहन बी सेम, ऐसा है। तो ये इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं और जो नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, समझ रहे हो, है तो कितना आसान, अपन सोचते हैं हाँ नहीं जानता है, लेकिन तो ये क्या किया कि मेरे स्टेटमेंट को या जो 0th लॉ के स्टेटमेंट को आप ऐसे रॉन्ग करेंगे, खुद से सोचेंगे, तो इसके पीछे कंक्लूजन निकला ना। अब ये आंसर पूरे लाइफ में कभी नहीं भूल सकते हो, किसी से कोई पूछता है तो ये आंसर आप नहीं भूल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो जैसे कोई स्टेटमेंट आता है, उसको स्टेटमेंट को थोड़ा रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, मतलब ये हाउ टू प्रिपेयर अ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, कभी हम लोग सोच ही नहीं पाते कि इसमें सोचू क्या। चाहे जो सर ने बताया तो अपन बोलते हैं यार सर वो अपने दिख लाइन नहीं दिख रहा है, अरे उसमें आप कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि न्यू क्रिएटिविटी तो चाहिए ना, इंटरव्यू फेस तो करना है, अपने को जाना पड़ेगा। और खासकर तुम लोग के लिए गवर्नमेंट के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी रहता है, तुम लोग थोड़ी भी मेहनत करोगे ना गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे, थोड़ी मेहनत करोगे, मतलब जनरल बच्चों से थोड़ा सा ऊपर कर लोगे तो उसी में हो जाएंगे, समझ रहे हैं। अब जैसे मतलब क्वेश्चन हम बताते हैं, अब जैसे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, वो भी हम बताएंगे, सब इंटर रिलेटेड है।
फर्स्ट लॉ को किसी ने वायोलेट करना चालू कर दिया, लेकिन वायोलेट तो है नहीं, तो सेकंड लॉ स्टेटमेंट जनरेट हुआ। सेकंड लॉ को वायोलेट, जैसे वायोलेट कर दिया तो वो थर्ड लॉ बन गया, थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ हो गया। तो किसी ने सोचा ना कि तो इसको कर देते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल सेकंड लॉ ये बोलता है कि कोई इंजन 100% इफिशिएंट नहीं है, लेकिन इफिशिएंसी इक्वल टू आपको पता है 1 - T2/T1, ये होता है 1 - T2/T1, where T2 be the lower temperature या temperature of the sink and T1 with the temperature of the source। यही होता है ना इंजन का, कार्नोट साइकिल इंजन का। अब बताओ हम T2 को अगर 0 कर दें, T2 को 0 कर देंगे तो इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? If T2 भी 0, देखो 1 - T2 0/T1, 1 मतलब 100%, यही ना? तो 1 मतलब 100%, हाँ 1 मतलब 100% हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इंजन 100% हो गया। और हम ये बोलते हैं सेकेंड लॉ तो यही बोलता है, स्टेटमेंट ही सेकेंड लॉ का है कि नो एनी इंजन भी 100% एफिशिएंट कोई नहीं हो सकता, इवन कार्नोट भी नहीं है। तो स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया ना, तो गलत हो गया। तो उसके लिए जैसे रॉन्ग स्टेटमेंट, कोई स्टूडेंट जब पढ़ा रहा है, जब को हम पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर पढ़ा रहा है 1 - T2/T1, तो अपन लिख लेते हैं वहां, बताओ कि सर इफ T2 भी 0 कर दें तो 100%, तो आपने स्टेटमेंट दिया 100%, लेकिन 100% तो हो ही नहीं, 100% तो हो जाएगा T2 = 0 है, होगा नहीं? कंफ्यूजन तो होगा ना। कंफ्यूजन क्या होगा ही अगर T2 को 0 कर दे, ऐसा तुमने पढ़ा होगा। ये हम आज बताते हैं कि फ्यूचर में कैसे, ये T1, ये इंजन W और ये T2, दिस विद द सोर्स, ये सिंक। अब देखो T2 को अगर किसी ने T2 को 0 कर दिया, लोअर कर दिया टेम्परेचर, तो होगा। लेकिन अगर T2 किसी ने अचीव कर लिया है, इसका मतलब 100% हो गया। इट्स मींस सेकेंड लॉ भी वायोलेट, सेकेंड लॉ अपना वायोलेट हो गया। तो इसके लिए थर्ड लॉ दिया हुआ इसके सपोर्ट में। जैसे तुम क्वेश्चन बताओगे तो आप, जैसे मान लो इंटरव्यू तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिर वो पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, तुम बताओगे कि थर्ड लॉ जनरेट हुआ, और थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है कि वी कांट अचीव 0 Kelvin temperature, 0 not 0 degree C, 0 Kelvin temperature, where T2 and T1 in the form of Kelvin लेते हैं। तो T2 अभी तक कोई अचीव नहीं कर सकते हैं, T2 = 0 अचीव नहीं हो सकता। अभी तक जो अचीव्ड है वो है 0.000, अप्रोक्सीमेट साइड है 15 डिग्री, सॉरी 15 केल्विन, अप्रोक्सीमेट साइड ये अपने पास अचीव्ड है, 0 नहीं है। जिस दिन 0 अचीव हो जाएगा तो सेकंड लॉ वैल्यू, तो फिर कोई फोर्थ लॉ स्टेटमेंट आएगा उसमें। तो यानी अगर किसी ने पढ़ाया, हमने बताया, तो इसको आप रॉन्ग कर दीजिए। रॉन्ग करोगे तो नया कुछ कंक्लूजन निकलेगा, वही कंक्लूजन कंसेप्ट है। इसको ऐसे लेके इन फ्यूचर पढ़ करके जाना है कि हमें वहां तक पहुंचना है। ठीक है, समझे कैसे अपन क्वेश्चन पूछेंगे? और इसीलिए है कि उसमें नॉर्मल, पहले सबसे पहले कुछ नहीं रहना, एक एक छोटी छोटी बात भी आप पूछते रहना, छोटी छोटी बात जो नहीं आता। देखो नेक्स्ट, इसके बाद हम थोड़ा बताते हैं थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम के बारे में। सिस्टम क्या होता है? देखो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में, सिस्टम सुने, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम नहीं आया तो कोई बात नहीं, जो आता वही बताओ। जैसा भी बता रहा हूँ ना, बहुत आंसर तुम सही भी बता रहे हैं। सिस्टम, थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम क्या होता है। उसके बाद सिस्टम के बाद में आएगा कंट्रोल, मास कंट्रोल। देखो सिस्टम के बारे में पहले समझ लो क्या होता है। जैसे कि मतलब सिस्टम है, सिस्टम किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि ऐसे समझें, यानी किसी बॉडी का आप मैकेनिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ करते हो। इफ दिस बी अ बॉडी, यदि एक बॉडी है और इस पे हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो क्या करते हैं, दोज फोर्सेस, वो सारी फोर्सेस जो इस पे एक्ट हो रहा है, इस पे लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कोई F1, F2, F3, F4, यानी इस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं।
यानी हमने क्या करा, एक बॉडी ले लिया, उस बॉडी को मैकेनिक्स में सिस्टम में जूम करा और उस सिस्टम में लगने वाले सारे फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं। नो डाउट कि पूरे वर्ल्ड में केवल फोर्स ऐसा लग रहा है, केवल इसी पे लग रहा है क्या? फोर्स तो और बहुत जगह हो रहा होगा ना, इसके अलावा इसके बॉडी के अलावा कहीं और फोर्स, दूसरे किसी जगह फोर्स लग रहा, उसका कैलकुलेशन तो नहीं करते हैं ना। तो हमने एक डिफाइंड कर लिया, हमने एक बॉडी डिफाइंड कर लिया, वो बॉडी को हमने उसी पे लगने वाले फोर्स का कैलकुलेट, बाकी पूरे यूनिवर्स में क्या हो रहा है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं देखते हैं। क्या हो रहा है हमें उससे कोई कंक्लूजन नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। कि मान लो यहाँ बॉडी पे फोर्स लग रहा है और आधे किलोमीटर दूर कोई और फोर्स लगा रहा होगा, उसका इफेक्ट तो नहीं कंक्लूड कर रहे हैं ना। इस केस में हमने इसको सिस्टम माना है। सिमिलर इन थर्मोडायनामिक्स, जो थर्मोडायनामिक्स होगा, उस थर्मोडायनामिक्स में क्या करते हैं कि हम एक सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं। यानी वो सिस्टम को एज्यूम करके, कैसा भी हो सकता है सिस्टम हो सकता है, यानी जिसमें मान लो सिस्टम है, इस सिस्टम में लिखा होगा, चलिए एक एक चीज लिखा दूंगा। सिस्टम में क्या होगा, डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ मैटर हो सकता है। यानी 1 kg, फॉर एग्जांपल 1 kg एक मास है, कोई गैस का या कोई लिक्विड का, कोई बड़ी किसी चीज का, उसको हमने 1 kg मास को क्लोज कर दिया और उसको मैंने एक सिस्टम मान लिया। और जो भी ऑपरेशन होगा वो 1 kg मास पे होगा। उसको कंट्रोल मास बोलते हैं, बाद में आएगा कंट्रोल मास क्या होता। लेकिन 1 kg जो हमने लिया, उसको 1 kg मास के बारे में, यानी कि हमने एक ले लिया, उसको एक बाउंड्री लगा दी। समझ लो कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, पिस्टन सिलेंडर में कोई लीकेज नहीं है, और उस पिस्टन सिलेंडर के अंदर में 1 kg कोई गैस है। उसी 1 kg को हम कंप्रेस करते हैं, एक्सपेंस होते हैं कंप्रेस, यानी कि उसमें जो मास है वो चेंज नहीं हो रहा है, पहला चीज। और दूसरा होगा कि हम क्या करते हैं कि दूसरा, अब मास हमने 1 kg कर लिया, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। मान लो हो जाए कि उसके वॉल्यूम बढ़ गया होगा तो कोई बात नहीं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम, लेकिन मास उसको बोलते हैं कंट्रोल मास। और दूसरा क्या है कि मान लो एक पाइप है, एक फ्लो हो रहा है, जैसे पाइप है, चाहे कोई फ्लो कर रहा है कि इस तरह से एक पाइप है और इसको यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये यहाँ फ्लो कर रहा है, तो इसमें 1 kg को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि तो फ्लो कर रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, कोई एरिया कंसीडर कर लेते हैं। एरिया मतलब वॉल्यूम, इस पाइप के वॉल्यूम को कंसीडर कर लेते हैं। ये पाइप का वॉल्यूम है, यानी इसको मान लो कोई सा भी मीटर क्यूब। अब इस भी मीटर क्यूब में हम सारा ऑपरेशन, सारा स्टडी करते हैं, सारा कंट्रोल देखते हैं कि इस वॉल्यूम में क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है, क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। इसी को तुम बोलते होगे कंट्रोल वॉल्यूम। इसमें निकल भी रहा, यानी कि तुम ऐसा कंट्रोल मास और कंट्रोल वॉल्यूम रहता है। अब मान लो कोई सिस्टम है, सिस्टम से अगर मास लीक ही नहीं होगा, इसका मतलब होगा कि मास तो कांस्टेंट होगा ना। अगर लीक हो जाएगा तो क्या होगा, मास कांस्टेंट नहीं होगा। तो जहां पे मास फिक्स है, मास चेंज नहीं हो रहा है, तो वो सिस्टम के कैसा होगा, ओपन होना चाहिए कि क्लोज होना चाहिए। मान लो मास किसी का फिक्स है, तुमने 1 kg ले लिया, 1 kg फिक्स है, तो कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए कि क्लोज होना चाहिए, चेंज नहीं करेगा तो क्लोज होना चाहिए। तो इसलिए फॉर क्लोज सिस्टम के लिए कंट्रोल मास यूज कर, इंटर रिलेटेड है। क्वेश्चन में कभी आता है क्लोज और कभी मास, यानी कि कंट्रोल मास सिस्टम भी ऑल्सो यूज फॉर क्लोज सिस्टम है, उसी का नाम क्लोज सिस्टम है। तो खुद भी इमेजिनेशन कर, जैसे अभी तुमने इमेजिनेशन कर लिया ना, इसमें से जा ही नहीं तो इसको क्लोज सिस्टम करेंगे। और जब मास डिक्रीज और इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इंक्रीज डिक्रीज, कभी 1 kg से 1.5 हो रहा है, या 1.5 kg से 1 हो रहा है, 1 से ½ kg हो रहा है। जब ऐसा कंडीशन होगा तो फिर क्या करेंगे, जब ऐसा कंडीशन होगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम ले लेते हैं, यानी कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ले लेते हैं।
इसको वॉल्यूम को ले लिया कि इतने मीटर क्यूब पे हमने स्टडी, यानी ये क्यूबिकल है, एक सिलिंड्रिकल पार्ट है, क्यूबिकल है, रेक्टेंगुलर मतलब जो अपने पास दिया कोई सा पार्ट दिया हुआ उसमें क्यूबॉइड शेप का है, उस शेप को मैंने लिया, उस शेप के बारे में स्टडी करने लगा, उस पे क्या फोर्स लगा, क्या एंट्री हुआ, कितने फ्लूइड बाहर गया, कितने गैस बाहर, क्या सो होता उसकी फिनोमेना। तो यानी कि जब मास चेंज होगा, जब मास चेंज होगा तो उसका नाम कंट्रोल मास नहीं होगा, क्योंकि मास अपने कंट्रोल में ही नहीं है, तो क्लोज भी नहीं होगा, तो क्या होगा उसमें कंट्रोल वॉल्यूम होगा। यानी कंट्रोल वॉल्यूम यूज फॉर और we take system as a control volume in the case of कौन सा ओपन सिस्टम की क्लोज सिस्टम, क्लोज ओपन सिस्टम। यानी ओपन सिस्टम में जब होगा, पहले तुमको एक्सप्लेन हो रहा है कि कब कंट्रोल वॉल्यूम कब क्लोज वॉल्यूम, ये नहीं समझ में आता है। तो तुम्हें तो देखो जहां फ्लो फिनोमेना हो रहा है वहां कंट्रोल वॉल्यूम यूज करेंगे, जहां पे मास का फिनोमेना हो रहा है यानी कंट्रोल मास है उसको क्लोज लेंगे। और पूरा मैक्सिमम फर्स्ट लॉ जो इनिशियल जो फॉर्मूला सब पढ़ते हैं, जो उसके लिए आइसोबारिक आइसोकोरिक ये सब फॉर्मूला है क्लोज के लिए पढ़ते हैं। फिर अलग से एक हम पढ़ते हैं फ्लो के लिए, जिसमें तुम स्टडी फ्लो इक्वेशन लगाते होगे थर्मोडायनामिक्स में स्टडी, यही स्टडी फ्लो इक्वेशन लगेगा उसमें हीट एंड मास ट्रांसफर में। जैसे हम बोलते हैं आरएसी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन, तुम साइकिल तो पढ़े होगे, तो साइकिल में रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल नहीं पढ़े, नाम तो सुने होंगे ना रेफ्रिजरेशन यस सर साइकिल। तो यस सर रेफ्रिजरेशन साइकिल, उसी रेफ्रिजरेशन साइकिल को पढ़ लेते हैं तो पूरा एयर कंडीशनिंग होता है, रेफ्रिजरेशन हो जाता है। यानी कि रेफ्रिजरेशन हम पढ़ते हैं रफ में, तो रेफ्रिजरेशन कहने का मतलब क्या होगा, रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, फॉर यूज फॉर कूलिंग पर्पस, कूलिंग पर्पस के लिए ये यूज करते हैं, कूलिंग पर्पस के लिए ये यूज करते हैं। तो कूल तो कर दिया, लेकिन अब एयर कंडीशनिंग बनानी है तो एयर कंडीशनिंग के लिए और सारे बहुत सारे पैरामीटर और बहुत चीजें, तो उसको कैसे करेंगे, तो वो मेंटेन करते हैं एयर कंडीशनिंग में। लेकिन एक रेफ्रिजरेशन साइकिल से पूरा रेफ्रिजरेशन एज वेल एज एयर कंडीशनिंग का पार्ट भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे अब उसमें सिस्टम, सिस्टम बिग भी हो सकता है और सिस्टम स्मॉल भी हो सकता है। जैसे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद क्लोज सिस्टम छोटा है, और दूसरा वी टेक अ पावर प्लांट एज अ सिस्टम, हम पूरी पावर प्लांट को एज अ सिस्टम ले सकते हैं, उस पावर प्लांट से कितनी हीट गया पूरी पावर, एक बड़ा सा होगा सिस्टम। तो हम पे डिपेंड करता है कि कितनी सिस्टम हम डिफाइन करें जिसपे वेरी इजी कैलकुलेशन कर सके थर्मोडायनामिक्स पे। थर्मोडायनामिक्स कहने का मतलब क्या हो गया, हीट इन ट्रांजिएंट कंडीशन, हीट इन ट्रांजिएंट कंडीशन। अब जब हीट होगा प्रेशर डेवलप होगा तो फोर्स भी लगेगा, प्रेशर का मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ गए तो प्रेशर बढ़ गया, फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर बढ़ गया, जब प्रेशर बढ़ गया तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यानी कि हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो हम ऐसे सिस्टम को एज्यूम करेंगे जिसमें ये तीनों का तीनों वेरी इजीली कैलकुलेट कर सके, स्टडी कर सके। ऐसा नहीं कि कुछ सिस्टम ले लिया जिसमें हम कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे। तो सिस्टम मुझे डिफाइन करना था और सिस्टम को हम एज्यूम करेंगे कि कहां से कितनी बड़ा सिस्टम लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इस सिस्टम को एज्यूम लेते हैं आप में, क्योंकि मैकेनिकल यानी आगे पढ़ोगे thermodynamic equilibrium must have equilibrium of temperature, equilibrium of force, equilibrium of reaction। मतलब thermal equilibrium, chemical equilibrium and मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो जब ये सिस्टम था तो दो अभी सिस्टम के बारे में भी केवल समझ रहे हैं, इसको मैं लिखाऊंगा अच्छे से और कभी नहीं भूलने वाली ऐसे स्टेटमेंट में। तो दो चीज हो गया फ्लो। अब जब कब होता है सिस्टम में हो गया, दो चीज हो गया। अब किसमें क्या चेंज हम बताएंगे, किसमें क्वांटिटी चेंज है, किसमें क्वालिटी चेंज हो रहा है वो चीज। अब तीसरा ये चीज है कि जिसमें न मास चेंज हो रहा है, न मास चेंज हो रहा है और न वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दोनों चीज है। देखो जैसे मान ले हमने कंट्रोल वॉल्यूम, एक में हमने कंट्रोल मास ले लिया जिसको तुमने क्लोज सिस्टम बोला, कंट्रोल वॉल्यूम लिया जिसको ओपन सिस्टम बोला, और
दूसरा केस तो थर्ड सेकेंड केस में जिसमें मास भी चेंज नहीं हुआ, यानी 1 kg मास 1 kg बना हुआ है, इसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। यदि सराउंडिंग से इंटरेक्शन है, इट मींस, अब नो डाउट कि सराउंडिंग में समझ में आ रहा होगा। सराउंडिंग आप समझ में पा रहे हैं क्या है? सराउंडिंग किसको बोलते हैं? थोड़ी चीज सिस्टम क्या, सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता, बता सकते कौन? पंकज बताओगे कैसे होता उसको? सराउंडिंग क्या होता? तुम बताओगे सौरभ क्या होता सराउंडिंग? अरे सिस्टम के बाहर इसको सराउंडिंग बोलते हैं, ये नहीं होता? यस सर, होता है सिस्टम के बाहर, लेकिन उसकी भी एक दायरा है जहां पे इफेक्ट, माने सिस्टम यहाँ का सराउंडिंग, कोई सिस्टम लिया, इसको तुमने सराउंडिंग करा, और यहां से अगर 2 किलोमीटर दूर, यानी कि मान लें कि अगर हम भोपाल में हैं, तो भोपाल में हम एक छोटा सा सिस्टम ले लिए किसी रूम में, उसके अगल बगल टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री, लेकिन यही हम अगर ले कश्मीर के टेम्परेचर को ले लिए तो वहां -10 डिग्री है। तो सराउंडिंग का मतलब यूनिवर्स नहीं है, सराउंडिंग का भी क्राइटेरिया फिक्स है। बताऊंगा कहां तक सराउंडिंग, किसको सराउंडिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां का जो टेम्परेचर उसको, वो तो यूनिवर्स का टेम्परेचर, सराउंडिंग का मतलब बाहर के कोई भी चीज सराउंडिंग में नहीं आएगा, उसका एक दायरा है, फिक्स दायरा है कि इसको सराउंडिंग बोलेंगे। ऐसा ऐसा नहीं मतलब भोपाल में है और बाहर के यहाँ से 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर चीज को सराउंडिंग में, वो चीज नहीं, उसकी कोई इफेक्ट ही नहीं आ रही है। तो सराउंडिंग, इसके जो विसिनिटी, इसका जो ये लेवल, जिसको बाउंड्री है, इसके जस्ट आउटर पे होगा, उसको सराउंडिंग। नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम बताएंगे सिस्टम प्लस सराउंडिंग कैसे डिसाइड करें सराउंडिंग को। आदमी जनरली पूछता है सिस्टम और बाहर की चीज को सब सराउंडिंग बोलते हैं, ऐसा बोलता है, ये भी कंफ्यूजन है। ये सब सारे इंटरव्यू में कंफ्यूज कराते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आज अपन 1 घंटा क्लास लेते हैं, नेक्स्ट क्लास रहेगा मंडे को। एक बार और उसको बता देना जो सब रहेगा। तो अपन जितने बजे तुम्हारे में 7-8 तो बच्चे ही हैं, सेकेंड ईयर का ऐड होगा तो देखेंगे, फिर अपन उस क्लास में लेंगे, ठीक है। और देखना क्वेश्चन पढ़ करके, थोड़ा रेगुलर रहो तो अपना पर्पस पूरा हो जाएगा पढ़ने का। यस सर, यस और जो और कुछ होगा और क्वेश्चन आर देख लेना बेटा, और सब एक बार कर लेना, वो सबको भी आएगा। तो जो बच्चे हैं अपने, उन सबको पता ही नहीं होगा कहाँ के, 1-2 के का तो तबीयत खराब था जैसा बोला, देख लेना। जो आएगा नहीं तो अपन तो इसी में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल क्लास लगेगी क्या? कल नहीं बेटा लगाइए, इसको लागो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। MWF में 12 से स्टार्ट करेंगे। अगर 10, मेरे ख्याल से 1.5 घंटे क्लास लगनी चाहिए, तब जाके एक वीक में 4.5 आवर लगेगा, तब जाके पूरी सिलेबस कवर होगा, तब जाकर के तुम मुझे तो पास करानी कैसे, हाउ टू कैसे भी कंप्लीट करोगे पास, इस पर्पज से